इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि किस चीज़ के अगेंस्ट स्टेबिलिटी हमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में चाहिए। इसके बाद हम स्टेबिलिटी फैक्टर को डिफाइन करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे और हम स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेशन करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि थर्मल रनअवे से क्या मतलब है और इसकी वजह से ट्रांजिस्टर कैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक वीडियो में हमने जो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है उसके आउटपुट करैक्टरिस्टिक पर लोड लाइन खींची थी। लोड लाइन खींचने के बाद हमने वहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट को डिफाइन किया था और देखा था कि अगर हमारा सिग्नल जीरो है तो उस ऑपरेटिंग पॉइंट को कहेंगे क्यू पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्यू पॉइंट किन किन फैक्टर पर चेंज कर सकता है। तो आपका जो क्यू पॉइंट है वो जो भी फैक्टर्स है उनके अगेंस्ट स्टेबल होना चाहिए। अब देखिए फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। फैक्टर देखिए कि है कि आपने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया तो ट्रांजिस्टर का बीटा या करंट गेन चेंज हो जाएगा, तो ये हो सकता है अगेंस्ट रिप्लेसमेंट, अगेंस्ट ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट। और दूसरा इससे बड़ा फैक्टर है कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस जंक्शन में जो करंट का फ्लो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जैसे ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा उसका टेम्परेचर हीट अप होगा और वहाँ उस टेम्परेचर के बढ़ने से रिवर्स बायस करंट में चेंज होगा। तो रिवर्स बायस चेंज होने से जो आईसी है वो चेंज होगा। तो ये कह सकते हैं अगेंस्ट टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ हमें दो चीज़ों के अगेंस्ट क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी चाहिए। इसी को हम डिफाइन करेंगे कि किसी भी सर्किट में स्टेबिलिटी अगेंस्ट बीटा या कह सकते हैं ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट या स्टेबिलिटी अगेंस्ट टेम्परेचर चेंज। अब हम स्टेबिलिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर मतलब एस होगा चेंज इन कलेक्टर करंट पर यूनिट चेंज इन कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब ये कलेक्टर करंट एक्चुअली कितना है, ये होगा IC। और रिवर्स सैचुरेशन करंट देखिए क्या है, जो कलेक्टर कर सर्किट है उसे आप खोल दीजिए या ओपन, इसका नाम होता है ICO। इसमें चेंज को लिख देंगे DIC और यहाँ कह देंगे DICO। तो एक्चुअली ये स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला बन जाता है DIC/DICO। आगे देखते हैं। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। तो जो कलेक्टर करंट है उसको देखते हैं। कलेक्टर करंट देखिए हम कहाँ से निकाल सकते हैं। कलेक्टर करंट हमारे पास, हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा होता है हमारा IC/IE। तो आप कह सकते हैं IC विल बी इक्वल टू अल्फा IE। इसके अलावा देखिए इसमें एक प्लस फैक्टर रहेगा। तो टोटल जो कलेक्टर करंट अगर हम कहेंगे IC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा IE प्लस रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट का मतलब जो अभी हमने डिफाइन किया था ICO, तो हो जाएगा अल्फा IE प्लस ICO। अब देखिए इसे और आगे करते हैं। तो ये IC कितना होगा, ये IC हो जाएगा IC इक्वल टू अल्फा की वैल्यू होती है β/1 प्लस बीटा, और इसमें IE को लिख सकते हैं IC प्लस IB प्लस ICO। इसमें देखिए 1 प्लस बीटा IC विल बी इक्वल टू बीटा IC प्लस बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा
ICO। इसका मतलब यहाँ देखिए ये हो जाएगा IC प्लस बीटा IC इक्वल टू बीटा IC प्लस बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO। यहाँ देखिए इससे कैंसिल हो जाता है, बीटा IC से कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब IC विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO। ये IC का एक्सप्रेशन आ जाता है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है DIC ओवर DICO। अब देखिए इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना, तो हम इसे IC के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि बीटा का ICO के साथ कोई फंक्शन नहीं है। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे किसके साथ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू IC। तो IC के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू बीटा, ये हो जाएगा DIB ओवर DIC प्लस बीटा प्लस 1 DICO DIC। तो यहाँ इसका मतलब ये हो जाता है कितना, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू बीटा DIB ओवर DIC प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन S मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर। तो S हमने पहले डिफाइन किया ही था, ये कितना था DIC ओवर DICO। बस यहाँ से क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 अपॉन S इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस बीटा DIB ओवर DIC। या इसे और आगे नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं, ये हो जाएगा S इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस बीटा DIB ओवर DIC। तो ये एक एक्सप्रेशन आ जाता है किसके लिए, स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए। यहाँ हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ हमें DIB ओवर DIC चाहिए होगा, यानी कि IC को एज फंक्शन ऑफ IB लिख देंगे आप, और वहाँ उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये निकल जाएगा। बीटा पैरामीटर किसी ट्रांजिस्टर के लिए होता है, तो उसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाता है। आगे हम दूसरे वीडियोज में अलग अलग बायसिंग के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर के रेस्पेक्ट में कौन सी बायसिंग ज़्यादा अच्छी है। यहाँ हम देखते हैं थर्मल रनअवे से क्या मतलब है। अगर अब हम देखते हैं थर्मल रनअवे। देखिए अभी आपने देखा था कि जो IC है उसकी वैल्यू होती है बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO। इसका मतलब जो कलेक्टर करंट है वो यहाँ इस पे डिपेंड कर रही है और प्लस ICO पर डिपेंड कर रही है। ICO एक्चुअली क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक साइकिल बन जाता है। जब हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेंगे तो इससे क्या होगा, उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, ICO इंक्रीज होगा। जब ICO इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, IC में ICO का सम है, IC या कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज होने से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, फिर देखिए फिर आपका क्या हुआ, ICO इंक्रीज हुआ, फिर IC इंक्रीज हुआ, फिर हीट जनरेट हुई, फिर टेम्परेचर जनरेट हुआ। तो इस तरीके से यहाँ एक ये साइकिल बन गया जो एक दूसरे को इंक्रीज करते चले जाएंगे, और अंत में ऐसा हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा, या कह सकते हैं ट्रांजिस्टर का ये एक्चुअली सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो गया। इसी का नाम क्या है, थर्मल रनअवे। मतलब अगर आपने यहाँ जो ICO को इंक्रीज होना है उसके स्टेबिलिटी का इंतजाम नहीं किया यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे IC को इंक्रीज करेगा, उससे फिर ICO इंक्रीज होगा, फिर IC इंक्रीज होगा। इस तरीके से वो टेम्परेचर बढ़ने से जो ट्रांजिस्टर है वो बर्न आउट हो जाएगा। इसी का नाम है थर्मल रनअवे। तो ये टेम्परेचर की स्टेबिलिटी इसी वजह से यहाँ बहुत ज़रूरी है।
तो इसमें हमने स्टेबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला और स्टेबिलिटी अगर नहीं करेंगे तो थर्मल रनअवे से क्या नुकसान हो सकता है ये देखा। थैंक यू।